हेलो एवरीवन, मिशन कोचिंग बरेली वेलकम्स यू। हम वेक्टर की सीरीज पढ़ रहे थे, अब हम वेक्टर का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट टॉपिक छोड़ा था उसे करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, 2 मिनट बस। सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज तो ऐसी चीजें जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऐसी चीजें जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नाप सकते हैं उन्हें बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और ये फिजिक्स के नियमों का पालन करेंगी। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती थी फिर हमारी, स्केलर और वेक्टर। जैसे अगर कहीं पे लिखा है 50 किलोमीटर और कहीं पे लिखा है 50 किलोमीटर नॉर्थ, तो अगर ऐसा लिखा है 50 किलोमीटर, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। अगर केवल नंबर होता है, नंबर, इसे बोलते हैं मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है और ये डायरेक्शन है, तो अगर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है उसे बोलते हैं स्केलर, और अगर मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो उसे बोलते हैं वेक्टर। फिर हमारा एक और होता था टेंसर। ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो लेकिन वो वेक्टर के लॉस को फॉलो ना करे बल्कि स्केलर के नियम फॉलो करे, वो टेंसर होता है। अच्छा, स्केलर के जोड़ने के घटाने के जो नियम है वो वही है जो तुमने आज तक जिंदगी में पढ़े हैं। जैसे हम जानते हैं ना, 1 + 2 3 होता है, तो स्केलर में वही लगेगा, लेकिन वेक्टर के अलग से नियम है। फिर हमने पढ़ाया था तुम्हें रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कैसे वेक्टर को बनाते हैं। तो वेक्टर को एरो से बनाते हैं। एरो में हेड होता है, एरो में टेल होती है, और इसकी ये जो लंबाई है ये इसका मैग्नीट्यूड बताती है। अच्छा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं? कहीं पे लिखा है ए वेक्टर और इसका हमें मैग्नीट्यूड लिखना है ए वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखने का ये तरीका है, या तो ऐसा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो, ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। फिर हमने तुम्हें पढ़ाया था एंगल कैसे निकालते हैं 2 वेक्टर के बीच का। तो अगर कोई वेक्टर ऐसा पड़ा है, ये ए वेक्टर, और कोई ऐसा पड़ा है बी वेक्टर, इनके बीच का अगर एंगल निकालना है तो इनकी टेल को आपस में जोड़ दो। इस तरह से टेल को जोड़ेंगे तो एंगल निकल आएगा। यहां तक हमने पढ़ लिया था, अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो ये है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। हमारे वेक्टर बहुत तरह के होते हैं, तो हमें एक एक करके सारे पढ़ने हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारा इसमें जो पहला टाइप है वो ये है पैरेलल वेक्टर्स। अब ये पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? तो देखो, अगर एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर और एक वेक्टर ऐसा है बी वेक्टर, दोनों सेम दिशा में है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में? 0। तो ऐसे वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में होते हैं और जिनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बने उन्हें बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। ये लिख लेना, ऐसे वेक्टर्स जो सेम दिशा में हो और जिनके बीच में 0 एंगल बने वो कैसे होते हैं? पैरेलल। दूसरा हमारे होते हैं एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल इसका उल्टा हो गया। पैरेलल में क्या था? सेम डायरेक्शन थी, तो एंटी पैरेलल में कुछ ऐसा होगा, एक ऐसा है तो एक ऐसा है। देखो, एक इधर एक इधर, मतलब इस तरह से, कुछ इस तरह से। बताओ दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 180। इस बार बनेगा 180। तो ऐसे वेक्टर्स जिनके बीच में 180 एंगल बने और जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो उन्हें बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये भी लिख लेना। अब तीसरा हमारा होता है इक्वल वेक्टर्स। देखो नाम में आंसर है इनका, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल, जैसे ये देखो, एक वेक्टर ये है हमारे पास ए, इसका मैग्नीट्यूड 5 है और आगे की तरफ। एक हमारे पास ये है बी, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है आगे की तरफ। तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड 5-5 है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो दोनों वेक्टर भी सेम होंगे। ये तो इक्वल वेक्टर का मतलब क्या है? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो उन्हें बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। नाम में आ गया ना, इक्वल, बराबर। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर हो उसे बोलेंगे इक्वल। फिर हमारा चौथा हो गया नेगेटिव वेक्टर। अब ये क्या है देखो, अच्छा एक चीज देखो, अगर ऐसे जा रहे हैं तो ये प्लस का है, प्लस का 100 है, मान लिया प्लस का 100। अगर हम ऐसा कर दें, ये प्लस का 100 है, इसको ऐसा कर दिया तो माइनस का 100 हो जाएगा। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये क्या होगी? तो देखो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है?
अगर हमारे पास कोई वेक्टर ये है ए वेक्टर, और हमसे बोलेगा ए का नेगेटिव बताओ क्या होगा, तो तुम ऐसा कर देना, तो ये हो जाएगा ए का नेगेटिव। तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन अपोजिट हो। देखो डायरेक्शन अलग अलग है, ये इधर है ये इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। देखो जरा 100 100 हमने बोला ना इधर 100 से जा रहा है, इसको पलट दो 100, तो डायरेक्शन देखो अलग अलग है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, केवल मैग्नीट्यूड का अंतर है। 100 सॉरी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन का अंतर है। इसका डायरेक्शन इधर है तो प्लस का 100, इधर है तो माइनस का 100। तो देखो डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो उन्हें बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। अच्छा यहाँ पे एक चीज और देखो, अगर हम ए में माइनस ए जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 ना। तो अगर किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव जोड़ दिया जाए तो आंसर 0 हो जाएगा, और इसे 0 नहीं बोलते बल्कि 0 वेक्टर बोलते हैं। तो जब 0 वेक्टर आ गया तो अगला हम यही पढ़ लेते हैं, 0 वेक्टर। इसका एक और नाम होता है नल वेक्टर। नेगेटिव समझ आया, डायरेक्शन अलग अलग है मैग्नीट्यूड सेम है, और अगर किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव जोड़ते हैं तो बन जाएगा 0 वेक्टर। अब हम पढ़ रहे हैं 0 वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जैसा कि इसका नाम में आ गया 0 वेक्टर या नल वेक्टर। 0 का मतलब 0, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे बोलते हैं 0 वेक्टर। नाम से ही आंसर आ रहा है 0 वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो वो 0 वेक्टर होगा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे ये ब्लॉक है मान लिया, ठीक है ना, इस पर इधर से किसी ने 100 लगाया और इधर से किसी ने 100 लगाया, बताओ ये किधर जाएगा, इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है, कहीं जाएगा क्या, क्या बोलेंगे 0, तो इसे बोलेंगे 0 वेक्टर। तो अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो वो कहीं नहीं जाएगा, तो इसे 0 वेक्टर बोलते हैं। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और जिसकी डायरेक्शन के बारे में पता ही ना हो, कैसे बता सकते हो ये किधर जा रहा है, कुछ नहीं बता सकते ना। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और जिसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ भी ना पता हो, आर्बिट्ररी हो, उसे बोलते हैं 0 वेक्टर। अच्छा एक चीज देखो जरा, अगर हमने यहां से लगाया F1 वेक्टर बोल दिया, इधर से लगाया F2, और अगर ये देखो अगर किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, जैसे यहाँ पे 0 होगा, तो देखो ये वाला और ये वाला बराबर है, बराबर ही तो होगा तभी तो कैंसिल होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो ये है तो बराबर लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं F1 F2 के होगा तो बराबर लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा नेगेटिव, मतलब अगर ये पॉजिटिव है तो ये कैसा होगा नेगेटिव, है तो बराबर लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो ऐसा लिख लिया, और इसे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, F2 इधर ले लो, कितना हो जाएगा 0 वेक्टर, या फिर इस तरह से F नेट इक्वल टू 0 वेक्टर। तो सुनो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे बोलते हैं 0 वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता होता है हमें, ठीक है। तो हमने अभी यहाँ पे जो पढ़े हैं 5, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो, पैरेलल वेक्टर्स, कितना एंगल बनेगा 0। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, कितना एंगल बनेगा 180। ऐसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, इक्वल। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो, नेगेटिव वेक्टर। और किसी वेक्टर में जब उसका नेगेटिव जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 0। 0 वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, जिसकी डायरेक्शन के बारे में कुछ भी ना पता हो, 0 वेक्टर। अब अगला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 हो गया शायद, 6 यूनिट वेक्टर्स। अच्छा इसके नाम में आ गया यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1, यूनिट का मतलब ही 1 होता है। जैसे कहीं पे लिखा होता है ना यूनिटी, पढ़ा होगा ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, एकता मतलब 1, तो यूनिट का मतलब 1। तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उन्हें बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा एक बात देखो जरा, कहीं पे ऐसा लिखा है 4 किलोमीटर नॉर्थ, कैसे ऐसा लिख सकते हैं, 4 × 1 किलोमीटर कॉमा नॉर्थ लिख सकते हैं ना। अब सुनो, ये जो 4 है ना इसे हटा दो तुम और केवल इसकी तरफ देखो, तो ये ऐसा आएगा 1 किलोमीटर नॉर्थ। अरे एक तो सबके साथ होता है ना, 4 × 1 लिखो, 2 लिखोगे तो भी एक आएगा, 3 लिखोगे तो भी एक आएगा, एक तो आएगा ही आएगा। तो 4 किलोमीटर नॉर्थ को हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 × 1 किलोमीटर नॉर्थ। तो सुनो, ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है इसी को बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसका मेन काम डायरेक्शन बताने का होगा,
क्योंकि 1 तो सबके साथ आता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसका मेन काम डायरेक्शन बताना हो उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। और इसका मेन काम डायरेक्शन बताना होता है, इसका ये नाम भी होता है इस वजह से, डायरेक्शन वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर्स या फिर डायरेक्शन वेक्टर्स, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मेन काम डायरेक्शन बताना हो, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा एक चीज देखो जरा, कहीं पे लिखा है 4 किलोमीटर नॉर्थ, इससे हमें ये बनाना है 1 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो, मेन काम डायरेक्शन बताना हो, इसे बोलेंगे यूनिट वेक्टर। तो बताओ इससे ऐसा कब बनेगा? अगर हम इसे 4 से डिवाइड कर दें, 4 किलोमीटर से 4 से डिवाइड कर दो, चलो 4 से डिवाइड कर दो इसे जरा, तो क्या होगा? 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचेगा? ये तो बचेगा। तो ये क्या था? ये तो वेक्टर था। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन से क्या बनता है? वेक्टर। और ये जो 4 है ना, ये देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बनता है वेक्टर। और ये जो 4 है ना, ये मैग्नीट्यूड है। तो मालूम है यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? तो अगर कहीं पे तुमसे बोला कि यूनिट वेक्टर बताओ, तो सिंपल सा वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना, तुम्हारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अच्छा यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका होता है, तरीका है कैप। जैसे कोई वेक्टर तुम्हारे पास ए है, ए वेक्टर, और हमसे बोला इसका यूनिट वेक्टर बताओ, इसका यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। तो इसका ये तरीका है कैप लगा के, सिंपल सा कैप। जैसे नॉर्मल वेक्टर में एरो बनाते हैं, लेकिन यूनिट वेक्टर में कैप बनाते हैं, तो ए कैप। और कैसे निकालते हैं? वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। एग्जांपल ले लो, चलो कहीं पे लिखा है 50 किलोमीटर साउथ, बताओ जरा यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है? 50 ना? अरे 50 ही तो है मैग्नीट्यूड, ये 50 होता है। तो तुम एक काम करो, 50 किलोमीटर साउथ ये हमारा वेक्टर है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। मैग्नीट्यूड कितना है? 50। तो देखो ये ऐसे तो आ जाएगा 1 किलोमीटर साउथ, या फिर 50-50 पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? खाली साउथ बचेगा। और ये जो तुम्हारे सामने बचता है ना, ये यही तो होता है तुम्हारा यूनिट वेक्टर। तो अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ठीक है ना, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से, देखो तो क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और जिसका मेन काम डायरेक्शन बताना हो, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसी वजह से इसका नाम पड़ गया डायरेक्शन वेक्टर, क्योंकि इसका मेन काम है डायरेक्शन बताना। अगला पढ़ते हैं हम, 6 हो गया ना। सेवेंथ हमारा ये है कोलीनियर वेक्टर्स। अच्छा नाम में आ गया कोलीनियर, जहां पे भी आ जाएगा को तो मतलब एक, लीनियर मतलब लाइन, तो एक लाइन पर आने वाले वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पे आते हैं, जैसा ऐसा देखो, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, और एक वेक्टर ये है सी वेक्टर। ये तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं ना। तो कोलीनियर का मतलब ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पे आए, कोलीनियर होंगे। और इनके बीच में देखो कितना कितना एंगल बनेगा। तो देखो ए और बी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, सेम डायरेक्शन में कितना बनेगा, और ए और सी के बीच में 180। तो ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पे आए और उनके बीच में या तो 0 एंगल बने या 180 बने, उन्हें बोलते हैं कोलीनियर। लिख लेना ऐसे ही। 8 को इनिशियल वेक्टर्स, नाम बता देगा इनका सब कुछ। को मतलब एक साथ, इनिशियल मतलब शुरुआत। ऐसे वेक्टर जो एक साथ स्टार्टिंग करें, मतलब जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, एक ही जगह से स्टार्ट हुए हो। जैसे ऐसा देखो, एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, और एक वेक्टर ये है सी वेक्टर। तीनों यहीं से स्टार्ट हुए ना, तो तीनों कैसे हो जाएंगे? को इनिशियल। तो ऐसे वेक्टर जो कि जगह से स्टार्ट हुए हो, एक ही जगह से, उन्हें बोलेंगे को इनिशियल। 9th देखो, पोलर वेक्टर्स। चलो ये भी देख लो, पोलर वेक्टर्स। तो सुनो, हमारे पास कोई दरवाजा है, मान लिया कोई दरवाजा, इस तरह से दरवाजा है, तो हम दरवाजे पे फोर्स लगाते हैं। जैसे यहाँ पे इसका दरवाजा यहाँ से घूम सकता है, ये घूमने वाली जगह है जहाँ से दरवाजा घूम रहा है। यहाँ से ये मानो ये जगह है जहाँ से दरवाजा घूम रहा है, तो अगर हम यहीं पे फोर्स लगा देंगे, क्या दरवाजा घूमेगा? नहीं, अरे यहाँ से घूमता है दरवाजा, जहाँ से दरवाजा घूमता है
वहीं पे तुमने फोर्स लगा दिया तो नहीं घूमेगा ना। तो यहाँ लगा रहे हैं या यहाँ लगा रहे हैं या यहाँ लगा रहे हैं, चलो यहाँ लगा रहे हैं तो घूम जाएगा। तो जिस जगह पे हम फोर्स लगाते हैं, जिस जगह पे, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो पोलर वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका कोई इनिशियल पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, मतलब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऐसे वेक्टर जिनका कोई इनिशियल पॉइंट हो या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, मतलब कहां पर फोर्स लगाया ये पता हो, उन्हें बोलते हैं पोलर। और पोलर के एग्जांपल ये है तुम्हारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये तुम्हारे पोलर होते हैं। तो ऐसे वेक्टर जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, ठीक है ना, उन्हें बोलते हैं पोलर वेक्टर। अब 10th पढ़ते हैं। 10th हमारा ये है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर, अच्छा हमारी दुनिया में कितने प्लेन्स होते हैं? तो 3 प्लेन होते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है मान लिया, ये बाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये वाला जो प्लेन है ये एक्स बाई, ये वाला जो इधर वाला प्लेन है ये बाई और जेड, बाई जेड ये वाला, और ये जो नीचे वाला प्लेन है ये एक्स और जेड। तो हमारी दुनिया में 3 प्लेन होते हैं, एक्स वाई, एक्स जेड और बाई जेड। 3 प्लेन, ये 3 प्लेन, 3 सरफेस। तो देखो कोप्लेनर का मतलब ऐसे वेक्टर, को का मतलब एक, प्लेन मतलब प्लेन, ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में हो। जैसे ये हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है, ये वाला अपनी तरफ से, ये एक्स और ये वाई, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। तो अगर वेक्टर ऐसे पड़े हैं, इस तरह से पड़ा है, इस तरह से पड़ा है, इस तरह से पड़ा है, ये वेक्टर पड़े हैं, तो ये देखो एक ही प्लेन में है, सारे वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, तो सारे कैसे होंगे? कोप्लेनर। ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में पड़े हों वो कोप्लेनर हो जाएंगे। अब 11th देखो, अगला है हमारा ये वाला एक्सियल वेक्टर्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सियल। अच्छा एक्सियल पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल के 4 नाम होते हैं, ऑर्थोगोनल या फिर नॉर्मल या फिर राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर। तो अगला है हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर या राइट एंगल वेक्टर या परपेंडिकुलर। जैसा हम जानते हैं राइट एंगल का मतलब ही होता है 90 डिग्री, 90। तो अगर हमारे पास एक वेक्टर ऐसा है ए और एक वेक्टर ऐसा है बी, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90। तो ऐसे वेक्टर जिनके बीच में 90 का एंगल बने उन्हें बोलते हैं ऑर्थोगोनल या नॉर्मल या राइट एंगल या परपेंडिकुलर। समझ गए कौन से होते हैं? अब ऑर्थोगोनल से हम अभी पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल ट्रायड। ऑर्थोगोनल ट्रायड, अब ये क्या होता है तो देखो, ऑर्थोगोनल ट्रायड। देखो हमारी जिंदगी में 3 एक्सेस होती हैं, एक्स, वाई और जेड। अरे यही तो होता है, एक्स, वाई और जेड, ठीक है ना। लेकिन वेक्टर में हम एक्स वाई जेड नहीं बोलते हैं, वेक्टर में एक्स वाई जेड नहीं बोलते हैं, बल्कि वेक्टर में हम ये बोलते हैं आई, जे और के। हमारी 3 एक्सेस होती हैं, एक्स, वाई, जेड। लेकिन हम यहाँ पे एक्स वाई जेड ना बोल के आई, जे, के बोलते हैं। अच्छा बताओ तीनों में कितना एंगल होगा? देखो ये 2 एक्सेस हो गई, एक्स और वाई, एक्स वाई, और जेड ये हो गई जेड, एक्स वाई जेड। तो तीनों में कितना एंगल बन रहा है आपस में? 90। देखो एक्स वाई जेड, तीनों में 90 एंगल। तो देखो इनमें भी 90 है, इसमें भी 90 है, इसमें भी 90 है। तो आई, जे, के है, जो आई, जे और के तीनों ही आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं। आई, जे, के तीनों आपस में 90 का। तो आई, जे, के को हम मिला के बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड। तो ऑर्थोगोनल ट्रायड क्या है? ऑर्थोगोनल मतलब 90, ट्रायड मतलब 3। तो आई, जे, के तीनों ही आपस में, अरे एक्स, वाई, जेड तीनों ही आपस में 90 पे होते हैं, तो इन्हें बोल दिया ऑर्थोगोनल ट्रायड। अच्छा आप सुनो, एक्स एक्सिस का मतलब आई कैप, वाई एक्सिस का मतलब जे कैप, जेड एक्सिस का मतलब के कैप। अच्छा जिसपे कैप लगी होती है वो हमारा यूनिट वेक्टर होता है। अभी बताया था कि अगर कैप लगा देते हैं तो यूनिट वेक्टर। तो ये जो आई, जे, के है ना, ये यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर का मेन काम होता है क्या? डायरेक्शन बताना। तो ये डायरेक्शन वेक्टर है। तो सिंपल सा, अगर कहीं पे लिखा हो आई कैप तो आंख बंद करके कह देना एक्स एक्सिस, कहीं पे लिखा हो जे कैप वाई एक्सिस, के कैप
z एक्सिस। अच्छा अगर ये j है तो ये माइनस j, अगर ये i है तो ये माइनस i, अगर ये k है तो ये माइनस k, ठीक है ना। तो सिंपल सा i j k को हम ऑर्थोगोनल ट्रायड बोलते हैं, तीनों ही आपस में एक दूसरे से 90 पे होते हैं और ये यूनिट वेक्टर होते हैं, इनका मेन काम होता है डायरेक्शन बताना। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये i कैप j कैप और k कैप यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1? अरे यूनिट वेक्टर है ना तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो हमने अभी क्या पढ़ा, ऐसे वेक्टर जिनके बीच में 90 का एंगल होता है उन्हें बोलते हैं ऑर्थोगोनल, या नॉर्मल, या राइट एंगल, या परपेंडिकुलर। उसके बाद i j k को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड, क्योंकि तीनों ऑर्थोगोनल है। मतलब ऑर्थोगोनल क्यों है? क्योंकि परपेंडिकुलर है और तीनों के बीच में तीन है इसलिए ट्रायड। तो ऑर्थोगोनल मतलब 90 पे, ट्रायड मतलब 3। इनका मेन काम होता है डायरेक्शन बताना, ये x बाई z डायरेक्शन को बताते हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1, क्योंकि कैप लगा है तो यूनिट वेक्टर। अब हमारा एक और है एक्सियल वेक्टर्स, ये 12th हो जाएगा एक्सियल वेक्टर। तो सुनो, ऐसे वेक्टर जो किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हो, गोल गोल घूमते हो, उसे बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। जैसे पंखा है, छत से पंखा लटक रहा है और वो ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो वो एक्सियल वेक्टर है। अच्छा एक्सियल वेक्टर में क्या होता है, एक एक्सिस होती है, जैसे पंखा है छत से तो रॉड होगी और रॉड के अबाउट ऐसे गोल गोल घूमता होगा। तो ऐसे वेक्टर जो किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे गोल गोल घूमते होते हैं वो एक्सियल वेक्टर होते हैं, जितने भी ऐसे होंगे। अब सुनो, तो लिख लेना ऐसे ही कि ऐसे वेक्टर जो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं वो होते हैं एक्सियल वेक्टर। अच्छा उसके बाद एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल है बहुत सारे। हमारा टॉर्क होता है, पढ़ेंगे हम, हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सारे हमारे एक्सियल वेक्टर हैं। बहुत और भी होते हैं, टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, एंगुलर मोमेंटम होता है, ये सारे हमारे एक्सियल हैं। अब सुनो जरा, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन निकाली जाती है, एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो सुनो, रॉड है, पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो जिधर पंखा तुम्हारा घूम रहा है उसी दिशा में सीधे हाथ की उंगली घुमा दो, सीधा हाथ लिया, फिर उसकी उंगली ऐसा घूम रहा है ना तो ऐसे घुमा दो, अंगूठा किधर आया, ये जो नीचे की तरफ आया है ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो सिंपल सा ऐसे, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड in the direction of rotation of vector, comma, thumb will indicate the direction of axial vector। तो जिधर तुम्हारा वेक्टर घूम रहा है उसी दिशा में सीधे हाथ की उंगलियां घुमा दो, अंगूठे की दिशा एक्सियल वेक्टर की दिशा हो गई। चलो यहाँ पे ऐसा समझो, जैसे यहाँ पे हमारा कोई जो है एक्सियल वेक्टर में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कर्ल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, ये सब लिखा है। सिंपल सा, राइट हैंड की उंगलियां जिधर वेक्टर घूम रहा है उधर घुमा दो। जैसे अगर वेक्टर ऐसे घूम रहा है तो ऐसे घुमा दो, तो किधर आएगा, नीचे की तरफ। अच्छा ये कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज। तो अगर तुम्हारा वेक्टर ऐसा घूम रहा है इस तरह से क्लॉकवाइज, तो किधर डायरेक्शन होगी, नीचे की तरफ। अच्छा अगर वेक्टर ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, तो डायरेक्शन किधर होगी, ऊपर। तो हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हुए, लास्ट हमारा आ गया एक्सियल वेक्टर। ये तो हमारे टाइप्स ऑफ वेक्टर खत्म हो गए। अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे और अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अच्छा एडिशन के दो नियम होते हैं। पहला देखो, वैसे तो तीन होते हैं लेकिन हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हमारा ये है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या है, देखो ट्रायंगल लॉ, जैसे हमारे पास दो वेक्टर पड़े हैं, एक ये पड़ा है ए वेक्टर और एक ये पड़ा है बी वेक्टर। ऐसे ही हवा में पड़े हैं, ऐसे ही पड़े हैं बोर्ड पे, और हमें दोनों जोड़ने हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो जोड़ने का तरीका ये है, तुम किसी एक को ऐसे बना लो, पहले बना लिया, ए बन गया। अब तुम बी उठाओ और बी की टेल को पहले वाले के हेड से जोड़ दो, मतलब ए के हेड से। तो इसकी ये जो टेल है ये ए के हेड से जुड़े, तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा।
तो हमने क्या किया, बी की टेल को ए के हेड से जोड़ दिया, बन गया ऐसा। ए बनाया, बी की टेल को ए के हेड से जोड़ दिया। फिर ये बना दो तुम, ये जो बनेगा ये दोनों का रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट मतलब जोड़। तो ये होता है तुम्हारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हालांकि हम इसे नहीं पढ़ेंगे, डायग्राम बना के छोड़ दे रहे हैं। अगला हमारा दूसरा ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये हम पढ़ेंगे पूरा डीपली विद डेरिवेशन ही पढ़ेंगे। अब पैरेललोग्राम क्या है, तो देखो एक हमारे पास ये पड़ा है ए वेक्टर और एक हमारे पास ये पड़ा है बी वेक्टर, और इन दोनों को हमें जोड़ना है, ए और बी दोनों को। तो सिंपल सा ऐसे पढ़े हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम इन्हें ऐसा बना ले रहे हैं, इन दोनों के टेल को आपस में जोड़ेंगे। सबसे पहले टेल, तो कैसे जोड़ेंगे, ए को ऐसा बनाओ और बी को ऐसा बना लो, जुड़ गई टेल। एक ए वेक्टर पड़ा है, एक बी वेक्टर पड़ा है। सबसे पहला काम क्या करना है, दोनों की टेल आपस में जोड़ दो। जब टेल जुड़ जाती है ना, तो हमें दोनों के बीच का एंगल मिल जाता है। अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि एंगल निकालने के लिए दोनों की टेल आपस में जुड़ी हो। उसके बाद जैसा ए बना है ना, ए ऐसा बना है ना, इसके पैरेलली ए यहाँ पे बना दो, बिल्कुल सेम टू सेम ए बना दो। बी बना है ना, बी, इसके पैरेलली बी बना दो, सेम टू सेम बी। ये जो तुम्हारे सामने बन गया ना, ये पैरेललोग्राम होता है। इसकी तरह यहाँ पे बनाया, इसकी तरह यहाँ पे बनाया। ऐसा करने के बाद इसमें देखो दो डायगोनल है, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। इसका बड़ा वाला डायगोनल बना दो, ये वाला, ये बड़ा वाला। ये जो बड़ा वाला डायगोनल होगा यही दोनों का जोड़ होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो वेक्टर इस तरह से थे। सबसे पहले उनकी टेल को आपस में जोड़ा, टेल को जोड़ने के बाद दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा। एंगल आने के बाद हमने इसको ऐसा बनाया, इसको ऐसा बनाया, फिर इसका जो बड़ा वाला डायगोनल था उसको बना दिया। अच्छा, इस एंगल को अपनी तरफ से अल्फा बोल दे रहे हैं, अल्फा बोल दिया। अब देखो डेरिवेशन कैसे करते हैं इसका। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहां से ऐसे लाइन गिरा रहे हैं और इसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो होगा ना, ये 90 डिग्री एंगल है। अच्छा, एक चीज़ देख लो यहाँ से ज़रा थोड़ा सा। जैसे हमने तुम्हें पढ़ाया था कि 2 किलोमीटर में जब 2 किलोमीटर जोड़ोगे तो 4 किलोमीटर आएगा। मतलब दूरी में दूरी जुड़ती है तो क्या आता है, दूरी। ये हमने तुम्हें पढ़ाया था। तो अगर दूरी में दूरी जुड़ेगी तो दूरी आएगा। तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, जैसा कि यहाँ पे है, आर वेक्टर क्या है, ए और बी का जोड़। अच्छा, ए क्या है, वेक्टर। अच्छा, बी भी क्या है, अरे वेक्टर ना, तो आर भी क्या होगा, वेक्टर। तो अगर हम वेक्टर में वेक्टर जोड़ेंगे तो आंसर भी वेक्टर आएगा। तो आर क्या है, वेक्टर। और अगर आर वेक्टर है तो आर में दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो हम दोनों निकालेंगे। तो सिंपल सा हमने क्या किया, ए था बी था, दोनों के टेल को आपस में जोड़ा, दोनों के बीच का एंगल आ गया। ए को यहाँ बनाया, बी को यहाँ बनाया, फिर हमने यहाँ से लाइन ड्रॉ की, यहाँ से लाइन ड्रॉ की, ये 90 डिग्री आ गया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। अरे थीटा, और ये भी कितना होगा, थीटा। अब हम इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले, इसका नाम डाल देना अपनी तरफ से, पी क्यू आर एस। अब देखो जरा, इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में क्यू आर एस, इसकी बात कर रहे हैं जरा हम, इन ट्राइंगल क्यू आर एस। तुम इसमें एक काम करो, कॉस का फॉर्मूला लगाओ जरा, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस, अरे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, क्यू आर, और हाइपोटेनस कितना है, बी। अरे बेस ये हो गया और हाइपोटेनस ये हो गया, ये इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहां से क्यू आर कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा बी साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। अब तुम इसी वाले ट्राइंगल में साइन का फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आर एस अपॉन बी। तो यहां से आर एस कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा। अरे ये डेरिवेशन है, इसकी जरूरत बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन हम करा रहे हैं। तो ये वाला कितना आ गया, ये आ गया बी कॉस थीटा, ये कितना आ गया, बी साइन थीटा, ऐसा आ गया। तो अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला पी आर एस, इन ट्राइंगल पी आर एस, ये ध्यान दो, ये वाला ट्राइंगल पी आर एस, ये वाला,
दिख गया? इसमें लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस क्या होती है? बड़ी वाली साइड का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अच्छा ये कितना होगी पूरी? ये ए है, ये बी कॉस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये वाली साइड कितना है? बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करो जरा, कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो जरा, ए स्क्वायर, अच्छा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसमें बी स्क्वायर बाहर ले लो तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू 1 होती है, तो कुल मिला के ऐसा आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बचेगा 2ab कॉस थीटा। ये आ गया एक फॉर्मूला निकल के, स्क्वायर हटाओ इधर लगाओ अंडर रूट। अभी बताएंगे सब कुछ। अब दोबारा ध्यान दो, हमारे पास दो वेक्टर थे ए और बी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते हैं? सबसे पहले दोनों की टेल को आपस में जोड़ दिया, एंगल निकल आया, फिर इसके जैसा यहां बनाया, इसके जैसा यहां बनाया, पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम का ये जो बड़ा वाला डायगोनल होगा ये दोनों का जोड़ होगा, ए और बी का जोड़। हमने ये एंगल अल्फा बोला। फिर डेरिवेशन करने के लिए हमने क्या किया? यहां से लाइन बनाई, यहां से लाइन बनाई, इस वाले ट्राइंगल में साइन का फॉर्मूला लगाया, कॉस का लगाया, तो ये और ये निकल आया। फिर इस वाले ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा जैसा अभी हमने तुम्हें बताया था, दो वेक्टर का जो जोड़ होता है, ए और बी का जोड़, वो भी क्या होगा? वेक्टर होगा। वेक्टर में दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये जो फॉर्मूला तुम्हारे सामने आया है, ये जो आर वेक्टर है ना, ए प्लस बी, इसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, तो ये जो है ना, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आया है, मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को हम रिजल्टेंट भी बोलेंगे, रिजल्टेंट। लेकिन अभी हमें डायरेक्शन तो नहीं मिली ना, डायरेक्शन एंगल से पता चल जाती है। तो अगर हम ये एंगल निकाल देते हैं ये वाला, तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी कि इस डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन है, इसका मतलब ये एंगल। और एक काम करते हैं, लगा देते हैं tan का फॉर्मूला, इस वाले ट्राइंगल में tan का फॉर्मूला लगा दो। tan का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि b साइन थीटा डिवाइड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये तुम्हारी डायरेक्शन भी निकल आई, यहाँ से डायरेक्शन। तो सिंपल सा, अगर हमें दो वेक्टर जोड़ने हैं तो ऐसा फॉलो करो। अब तुम्हें बताते हैं तुम्हारा कितने से काम चल जाएगा। ये तो डेरिवेशन हुआ, डेरिवेशन का बहुत रोल नहीं है। देखो ज़रा, हमारे पास एक वेक्टर ये है, दोबारा बता रहे हैं, ए, और एक वेक्टर ये है बी। सबसे पहले हमने दोनों की टेल को आपस में जोड़ा, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमें दोनों के बीच का एंगल मिल गया। दोनों का जो जोड़ होगा ना, वो कहीं बीच में होगा दोनों के। जितना बोल रहे हैं उतना फॉलो कर लेना बस, इस तरह से। और ये एंगल अल्फा बोल दिया। अच्छा ये जो आर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जैसे वेक्टर में वेक्टर जोड़ा तो वेक्टर मिलेगा, और अगर ये वेक्टर है तो इसमें दो चीज़ें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो सिंपल सा याद रखो, मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो इतना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डायरेक्शन कितना होती है? तो ऐसे निकालते हैं, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। इतने से काम चल जाएगा, बस इतना कर लो याद कि दो वेक्टर जब जोड़ते हैं तो उनका जोड़ भी वेक्टर आएगा, उसमें मैग्नीट्यूड इतना होता है, डायरेक्शन इतना होती है, खत्म होगी बात बस। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ये तो हमने एडिशन पढ़ा ना, अब सब्ट्रैक्शन देखो जरा, अब ध्यान देना। अच्छा हमने तुम्हें बताया था कि अगर ये ए है, ए, तो ये क्या होगा? माइनस है। उसका उल्टा कर दो, अगर ये ए है तो ये क्या होगा? माइनस है। यहां ध्यान दो। तो देखो सब्ट्रैक्शन ऐसा लिख रहे हैं, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। बात तो एक ही है, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, कोई मतलब थोड़ी ना है। तो ए वेक्टर में से बी वेक्टर घटाओ, या फिर ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर जोड़ दो। अब देखो अगर ये बी वेक्टर है तो ये क्या होगा? ये क्या ये माइनस बी नहीं होगा? अरे खुद सोचो ना, अगर ये बी है, उल्टा कर दो नेगेटिव हो जाता। अगर ये बी है तो ये क्या होगा? माइनस बी। तो ये ए हो गया, ए वेक्टर में माइनस बी जोड़ दो तो रिजल्टेंट कहीं ऐसे आएगा, ये तुम्हारा एस वेक्टर होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस एंगल को बीटा बोल दे रहे हैं, बीटा। तो सुनो, हमें दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना?
इसको ऐसा लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। तो जो हमने एडिशन वाला डायग्राम पढ़ा था, जोड़ वाला, उसमें बी को उल्टा कर दिया ऐसा, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और दोनों का जोड़ कहीं बीच में, ये एंगल बीटा हो गया। अब देखो जैसा हमने पढ़ा है ना, देखो जरा, ये है ना ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, 4 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर घटाओ तो 2 किलोमीटर बचेगा, मतलब दूरी में से दूरी घटाई तो दूरी बचेगा। तो सेम टू सेम अगर हम वेक्टर में से वेक्टर घटाएंगे तो आंसर भी क्या आएगा, वेक्टर। तो जो एस है ना तुम्हारा, एस, ये वेक्टर है, और अगर ये वेक्टर है तो इसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सिंपल सा, वेक्टर में से वेक्टर घटाओगे तो आंसर वेक्टर आएगा, और अगर वेक्टर आएगा तो वेक्टर में दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में कितना मैग्नीट्यूड होता है, तो इतना होता है। देखो फॉर्मूले यही रहेंगे, जहां जहां पे कॉस आ रहा है वहां पे माइनस कर दो बस, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाय ए माइनस बी कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे माइनस कॉस क्यों हो गया, तो सुनो, अगर ये एंगल थीटा है, ये वाला, वैसे तुम्हें मेमोराइज करना है, तुम्हें इतना सब जानना नहीं है, लेकिन बता देते हैं फिर भी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा ना, 180 माइनस थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो सिंपल सा तुम्हें क्या करना है, ये जो फॉर्मूले है ना, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह तुम्हें 180 माइनस थीटा लेना है, और कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है ये होता है माइनस कॉस थीटा। इसके लिए तुम्हें ट्राइगोनोमेट्री का लेक्चर देखना पड़ेगा। तो सिंपल सा, ये जो एंगल थीटा था तो फॉर्मूला ऐसा आया, जब एंगल थीटा था तो ऐसे आ गए, लेकिन ये जो एंगल है ये वाला, ये हो गया 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो जहां जहां पे कॉस थीटा आ रहा था वहां वहां पे माइनस लगा दिया, इसलिए हमने बोला डायरेक्टली याद कर लो। पूरा टॉपिक दोबारा कंक्लूड कर रहे हैं, ध्यान दो। दो वेक्टर हमारे पास इस तरह से पड़े, ए और बी, दोनों का जोड़ करना है तो सबसे पहले टेल जोड़ दो, टेल जोड़ेंगे दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, फिर ये दोनों का जोड़ हो जाएगा, ये एंगल अल्फा हो गया। दो वेक्टर का जो, जैसे वेक्टर में वेक्टर जोड़ोगे तो वेक्टर आएगा, वेक्टर आएगा तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड कितना होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab sin थीटा। डायरेक्शन कितना होती है, tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। उसके बाद वेक्टर में से वेक्टर घटाओगे तो आंसर वेक्टर आएगा, वेक्टर आएगा तो उसमें दो चीजें होंगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना होता है इतना, डायरेक्शन कितना होती है इतना, खत्म होगी बात, इतने से हमारा सारा काम हो जाएगा। अब हम करते हैं इसके न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास ये है, इफ द magnitude of two vectors is 5 and angle between them is 60 degree, find the resultant and angle from पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बोला है। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पे ये जो अल्फा एंगल है, अल्फा, ये किससे बना है, ए से। तो अगर बोलेगा अल्फा कहां से बना है, अल्फा किसकी किसके बीच का एंगल है, तो बिटवीन आर वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो अल्फा आर और ए के बीच का एंगल है, तो हमसे क्या बोला, दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है और दोनों के बीच में 60 का एंगल है, ठीक है ना। तो हमसे क्या बोला है, फाइंड द रिजल्टेंट एंड एंगल फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हमसे उसका रिजल्टेंट पूछा है। चलो एक काम करते हैं, हम ए और बी दोनों को ए भी मान लेते हैं। हमसे ये बोला दो वेक्टर हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है, उसने बोल दिया दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, 5, ए और बी 5, ठीक है ना। दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड 5 है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60। तो रिजल्टेंट बताओ कितना होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लगा दो वैल्यू, ए कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, बी कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस 60। अच्छा कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25, ये आ जाएगा 75। इसे चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 5/√3। अरे इसे ऐसा लिख सकते हैं ना 25 इंटू 3,
25 का 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा √3। ये तो एक पार्ट हो गया। उसने बोला ना रिजल्टेंट बताओ और एंगल बताओ। एंगल का मतलब ये चीज़ पूछी है tan अल्फा। बताओ tan अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है? b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ये तो होता है b sin थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। लगाओ ज़रा वैल्यू, v की वैल्यू 5, थीटा लगा दो 60 सॉरी 5 + 5 cos 60। सॉल्व करते हैं इसे ज़रा, कैलकुलेशन देख लो। sin 60 का वैल्यू इतना होता है, 5 + 5 cos 60 का वैल्यू इतना होता है। अब इसे सॉल्व कर लो ज़रा, तो हो जाएगा 5√3/2। यहाँ पे तुम 2 LCM ले लो और 5 कॉमन ले लो, तो ऐसा बचेगा 2 + 1। अरे 2 LCM ले लिया, 5 कॉमन ले लिया, 5 से 5 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये ऐसा आ जाएगा √3/3 tan अल्फा। इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 को ऐसा लिख सकते हैं, ये कट गया, बचेगा 1/√3 जो होता है वो tan 30 की वैल्यू होता है, तो अल्फा आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमसे 2 चीज़ें पूछी थी और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब हम एक बार रिवीजन करा देते हैं तेज़ी में, जो हमने आज पढ़ा, बहुत तेज़ सारा कुछ। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जो सेम दिशा में होते हैं, जिनके बीच में 0 एंगल बनता है, उन्हें बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जो अपोजिट होते हैं, जिनके बीच में 180 एंगल बनता है, उन्हें बोलते हैं एंटी पैरेलल। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन सेम हो, इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? +100 -100। ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन अलग अलग हो, नेगेटिव वेक्टर। किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव जोड़ोगे 0 आ जाएगा। जीरो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 हो, जिसकी डायरेक्शन में पता ना हो, उसे बोलते हैं जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। फिर हमने क्या पढ़ा भाई? यूनिट वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मेन काम डायरेक्शन बताना हो, उसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यूनिट वेक्टर हो जाता है। यूनिट वेक्टर के ऊपर कैप लगाते हैं, सिंपल सा। उसके बाद हमने पढ़ा कोलिनियर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो कि लाइन पे होते हैं, कोलिनियर वेक्टर। इनके बीच में या तो 0 एंगल बनेगा या 180 एंगल बनेगा। कोइनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुआ, कोइनिशियल वेक्टर। पोलर वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो या फिर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हो, उन्हें बोलते हैं पोलर वेक्टर। एग्जांपल यही हो गए। कोप्लेनर ऐसे वेक्टर जो कि प्लेन में हो। ऑर्थोगोनल, नॉर्मल, राइट एंगल या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनके बीच में 90 डिग्री एंगल हो, उन्हें बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। फिर हमारा आया था ऑर्थोगोनल ट्रायड। ऑर्थोगोनल ट्रायड का था हमारा IJK को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड। 3 एक्सेस IJK ऑर्थोगोनल ट्रायड हो गया, तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया, ऑर्थोगोनल ट्रायड। आई कैप का मतलब एक्स एक्सेस, जे कैप का मतलब वाई एक्सेस, के कैप का मतलब जेड एक्सेस। आई कैप, जे कैप, के कैप को ऑर्थोगोनल ट्रायड बोलते हैं क्योंकि तीनों 90 पे हैं। तीनों का मेन काम होता है डायरेक्शन बताना, यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 होगा। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सियल वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो किसी एक्सेस के बाद गोल गोल चक्कर लगाते हो, वो एक्सियल वेक्टर हो जाएंगे। एग्जांपल तुम्हारे ये हो गए। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? जिधर वेक्टर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, इसी दिशा में उंगलियां घुमा दो, अंगूठे की दिशा एक्सियल वेक्टर की दिशा होगी। फिर हमने पढ़ा एडिशन कैसे करते हैं वेक्टर का। एडिशन करने का पहला नियम था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करते थे? 2 वेक्टर ऐसे पड़े हैं ना, तो सिंपल सा हेड टेल जुड़ते जाओ इस तरह से, हेड टेल, ये वाला तुम्हारा एडिशन हो जाएगा। फिर हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या था? 2 वेक्टर इस तरह से पड़े थे, इनका सबसे पहले टेल जोड़ दो, टेल जोड़ने के बाद दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा इस तरह से। एंगल आ गया, फिर जैसा इधर है वैसा इधर बना दो, जैसा इधर है वैसा इधर बना दो। फिर इनका जो बड़ा वाला डायगोनल होगा वो दोनों का एडिशन होगा। ये थीटा है, ये अल्फा है। अच्छा, 2 वेक्टर का जो जोड़ होता है वो भी एक वेक्टर होगा, और वेक्टर में 2 चीजें होंगी। क्या क्या होगा भाई? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो 2 वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है? इतना होता है। डायरेक्शन ऐसे निकल आएगी। फिर हमने सब्ट्रैक्शन पढ़ा। जैसे हमने पढ़ा ना, 2 वेक्टर का जो एडिशन होगा वो एक वेक्टर होगा, तो 2 वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी वेक्टर होगा। तो वेक्टर में 2 चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सब्ट्रैक्शन में मैग्नीट्यूड कितना होता है? इतना। डायरेक्शन कितना होती है? इतना। ये हमने आज पढ़ा है। अब हमारे इसके थोड़े से न्यूमेरिकल बचे हैं, वो हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। आज के लिए काफ़ी है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।